तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। एक कातिल को एक कत्ल करना था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कत्ल कैसे करे, क्योंकि वो एक परफेक्ट मर्डर करना चाहता था। उसने तमाम सीरियल्स देखे, नॉवेल पढ़े, OTT पे फिल्में देखी, वैसे फिल्में देखी, क्राइम के शोज देखे और एक लंबा वक्त रिसर्च करने में बिताया। जब ये सारी चीजें उसने देख ली तब उसे एक आइडिया आया। अब उस आइडिया पे काम करने के लिए उसके हर फेस की प्लानिंग करनी थी, A to Z। इसके लिए उसने बाकायदा स्क्रिप्ट लिखनी शुरू की, एक मर्डर की स्क्रिप्ट, एक परफेक्ट मर्डर की स्क्रिप्ट। और जब ये सब कुछ हो गया तो फिर उस परफेक्ट मर्डर को करने के लिए जो कुछ उसने किया, ये पूरी कहानी वही है। इस कहानी की शुरुआत होती है 6 नवंबर 2018 को। राजस्थान का सीकर इलाके के हाईवे के किनारे कुछ अनजान लोगों की नज़र एक लाश पर पड़ती है। पुलिस को कॉल किया जाता है, पुलिस पहुंचती है मौके पर, लाश को उठाती है, अस्पताल ले जाती है। अब लाश की हालत ऐसी थी कि पहली नज़र में ये एहसास हो गया था कि इसका कत्ल हुआ है, लेकिन कातिल तब ढूंढा जाए जब पहले मरने वाले का पता हो। अब पुलिस ने सारी कोशिश कर ली, उसके कपड़ों से कोई ID कार्ड नहीं, कोई ऐसा सबूत निशान नहीं जिससे उसकी शिनाख्त हो सके। पुलिस ने उसकी तस्वीरें निकाली, उसके बारे में जितनी जानकारी इधर उधर चाहिए थी कोशिश की जुटानी, पोस्टर निकाले, पैम्फलेट बंटवाए और लाश मुर्दा घर में रखवा दिया। उसके सारे सैंपल भी ले लिए, उसके विसरा, उसके DNA, सब कुछ, तस्वीरें, वीडियोग्राफी भी कर ली। और अब इंतजार करिए कि बस इस लाश को कोई पहचाने और उसके बाद कातिल तक पुलिस पहुंच पाए। लेकिन वक्त बीतता गया, न मरने वाले का पता चला और न ही मारने वाले का। धीरे धीरे 10 महीने बीत गए। 10 महीने तक वो जिसकी लाश मिली थी उसके बारे में कोई सुराग नहीं मिला था। अब धीरे धीरे सीकर पुलिस भी इस केस को भुला बैठी। उसे लगा पता नहीं कोई हाईवे से गुजर रहा हो, उसने लाश को फेंक दिया और यहां से निकल गया। न वो राजस्थान का होगा, ना आसपास के किसी और स्टेट का, क्योंकि राजस्थान के साथ साथ आसपास के कई स्टेट में भी पुलिस ने, जो बॉर्डर सरहद लगता है, वहां भी उसकी तस्वीरें भिजवाई, सारे थानों में भिजवाई, लेकिन किसी ने उसकी शिनाख्त नहीं की। तो जब लंबा वक्त बीता तो फिर यह था कि सारी उसकी निशानी, तस्वीरें, उसके जो DNA सैंपल, विसरा, ये सब तो रख लिया। मतलब आगे चलकर अगर कभी इस लाश की शिनाख्त हो सके तो उसके बारे में जानकारी जो भी चाहिए वो मिल जाएगी, लेकिन लाश आप कब तक रख सकते हैं। तो इसीलिए फिर पुलिस ने जब लगभग खुद से हार मान ली तो उन्होंने तय किया कि अब इस लाश का पोस्टमार्टम नहीं बल्कि अंतिम संस्कार करा देते हैं। और वही हुआ। पोस्टमार्टम पहले ही हो चुका था, तस्वीरें ली जा चुकी थी, DNA सैंपल पुलिस के पास मालखाने में। अब उस लाश का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इसके बाद पुलिस इस केस को भूल गई और लगभग भुला ही बैठी थी, क्योंकि ये 6 नवंबर 2018 को लाश मिली थी। लगभग 10 महीने बीते थे और उसके बाद 8 सितंबर 2019, साल ही हो गया लगभग, अचानक उत्तराखंड की पुलिस राजस्थान के इसी सीकर इलाके में पहुंचती है और पुलिस की बाकायदा पूरी टीम, 5-6 लोग, सीधे वो गाड़ी रोकते हैं थाने के कंपाउंड में और जो भी थाने का इंचार्ज उसके पास पहुंचते हैं, अपनी ID दिखाते हैं, बताते हैं कि हम उत्तराखंड से हैं, देहरादून पुलिस से, और एक केस के सिलसिले में आपसे मदद चाहिए। पूछा जाता है कि भाई बताइए कौन। तो एक तस्वीर निकालते हैं और वो तस्वीर सीकर पुलिस को दिखाते हैं, कहते हैं हमें इस शख्स की तलाश है। अब पुलिस उस तस्वीर को देखती है। तस्वीर देखते ही अचानक पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। चूंकि उसी सीकर पुलिस स्टेशन का ये केस था, उनमें से एक पुलिस वाला फौरन उस तस्वीर को देखकर पहचान जाता है और कहता है साहब इसे मैं जानता हूं। देहरादून पुलिस भी खुश कि चलो जिसकी तलाश में वो देहरादून से चलकर राजस्थान सीकर तक पहुंची है वो उसे मिल गया। पूछती है कहां, तब वो एक फाइल का बंडल देहरादून पुलिस के सामने रख दिया जाता है और कहा जाता है कि आप जिसे ढूंढ रहे हो बस अब वो इसी फाइल में है, क्योंकि इस दुनिया में भय नहीं। देहरादून पुलिस बड़ी हैरान होती है, पूछती है क्या हुआ। तब सीकर पुलिस बताती है कि करीब 10 महीने पहले हमें सीकर हाईवे के करीब एक लाश मिली थी
और हमने उस लाश की शिनाख्त की बड़ी कोशिश की आसपास के तमाम राज्यों में भी, यहाँ भी, लेकिन लंबे वक्त तक किसी ने उसकी पहचान की नहीं। तो हमने बाकी उसके सारे सैंपल, ये सारी चीज़ें तो कलेक्ट करके रख ली, तस्वीरें रख ली, फिर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अब जब पुलिस ने वो पूरी फाइल देखी तो देहरादून पुलिस हैरान, तस्वीर सामने थी। अब देहरादून पुलिस ने कुछ लोगों को बुलाया सीकर और कहा आप आइए और इस तस्वीर को देखिए, और ये जो सीकर पुलिस तस्वीर दिखा रही है इसको देखिए। वो लोग कोई और नहीं थे, उसी शख्स के रिश्तेदार थे जिसकी 10 महीने पहले लाश मिली थी, यानी वो जो मर चुका था। वो रिश्तेदार आते हैं और तस्वीर देखते हैं, लाश की तस्वीर देखते हैं और रोने लगते हैं, कहते हैं हाँ ये उनका बेटा है। उन्होंने बताया कि इसका नाम अजय है और ये कब से गायब है हमें नहीं मालूम। उसकी वजह उन्होंने बताई, क्योंकि पुलिस हैरान थी कि इससे ढूंढा क्यों नहीं। उन्होंने कहा इसे ड्रग्स की और नशे की लत थी। एक बार झगड़े में इसके हाथों एक खून हो गया था, बाद में वो जमानत पर बाहर आया। हमारी फैमिली, बिरादरी, पड़ोसी में बड़ी नाक कटी, हम लोगों ने उसे घर से निकाल दिया और उसके बाद हमने कभी उसकी खबर नहीं ली कि वो कहाँ है, किसके साथ रहता है, किस हाल में है। और यही वजह है कि वो इतने दिनों तो गायब या कांटेक्ट नहीं किया, तो हमें कोई फिक्र नहीं थी, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि वो इस दुनिया में नहीं है। अब इधर देहरादून पुलिस हैरान की जिसकी तलाश में वो यहाँ आई है, वो शख्स तो 10 महीने पहले मर चुका है। तो फिर जिस कातिल के तलाश में वो यहां आई थी, वो कातिल असली में कौन है? क्योंकि जिस शख्स की तलाश में देहरादून पुलिस यहां सीकर आई थी, ये वही अजय था जिसकी एक मर्डर केस में देहरादून पुलिस को तलाश थी। लेकिन यहां आकर पता चला कि ये तो 10 महीने पहले इसकी मौत हो चुकी है। और हैरानी इस बात की थी कि जो तारीख इसकी मौत की बताई थी सीकर पुलिस ने, उस कत्ल के बाद, यानी उसकी मौत के बाद एक दूसरा कत्ल हुआ था और उस कत्ल के सिलसिले में अजय की तलाश थी। यानी देहरादून पुलिस जिस कातिल को ढूंढ रही थी, वो अजय की मौत के बाद कत्ल हुआ था। तो ये कैसे मुमकिन था? एक मुर्दा किसी का कत्ल कैसे कर सकता है? देहरादून पुलिस बहुत कंफ्यूज, लेकिन सच सामने, अजय की मौत की गवाही सीकर पुलिस दे रही है, सारे सबूत हैं। पुलिस वापस लौटती है देहरादून और देहरादून जाने के बाद अब नए सिरे से कत्ल की तफ्तीश शुरू करती है। और इसी कत्ल की तफ्तीश के दौरान एक ऐसी कहानी सामने आती है जिसके स्क्रिप्ट 10 महीने से लिखी जा रही थी। यह कहानी है अशोक और उसकी पत्नी कामना की। अशोक देहरादून में रहने वाला एक कंपनी में मुलाजिम, और वो इंजीनियर था। देहरादून में उसकी जॉब लगी थी, तो वो रहने वाला कहीं और का था, पहुंच गया देहरादून, वहाँ जॉब करता है, किराए के मकान में रहता है। इत्तेफाक से जिस जगह पे वो किराए के मकान में रहता, वहीं बराबर में एक ब्यूटी पार्लर था और उस ब्यूटी पार्लर की ओनर, एक मालकिन, उसकी एक लड़की थी जिसका नाम था कामना। पड़ोस में रहने की वजह से अक्सर अशोक और कामना की मुलाकात होती। धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया। जब प्यार हुआ तो अब दोनों ने फैसला किया कि वो शादी करेंगे। दोनों ने अपने अपने घर वालों को बताया। कामना के घर वालों की शर्त ये थी कि ठीक है, शादी से हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन तुम कोर्ट मैरिज करो, क्योंकि आजकल के लड़कों का पता नहीं, शादी करके छोड़ देते हैं। चूंकि अशोक कामना से प्यार करता था और कामना भी अशोक से, इसलिए ये भी शर्त मान ली गई और दोनों परिवार की रजामंदी से अशोक और कामना की शादी हो गई। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इनकी एक बच्ची भी हुई। इधर इस शादी के दौरान में हुआ ये कि अशोक के एक बुआ का लड़का था और उसका नाम अजय। अजय ठीक ठाक लड़का, लेकिन फिर बीच में वो नशे वशे के लत में पड़ गया और उसी नशे के लत के पड़ने के चक्कर में एक झगड़े में उसके हाथों एक खून हो गया। अब उसके माथे पर कातिल का ठप्पा लग गया। वो जेल गया, लेकिन बेल हो गई और वो बाहर आ गया। घर वालों ने उसे निकाल दिया। अब वो सीधे आ गया देहरादून, क्योंकि अशोक और अजय एक दूसरे को बहुत मानते थे, कज़न थे दोनों, बुआ का बेटा तो कज़न हुए, तो बचपन से साथ पले बढ़े थे एक दूसरे से, तब कज़न भी थे, दोस्ती भी थी। तो अजय ने उसे सहारा दिया। उसने कहा तुम यहीं रहो, कोई इशू नहीं। इसके बाद धीरे धीरे वक्त गुजर रहा है। अब अजय की शादी हो गई। अजय की जब शादी हुई तो वो कामना के साथ रहने लगा, लेकिन उसने अजय के लिए एक अलग घर का इंतजाम कर रखा था, प्यार करता था। धीरे धीरे शादी के बाद अब ये हुआ कि कामना अपना बिजनेस फैलाना चाहती थी, प्रॉपर्टी का, और इधर अब अजय को भी लगा कि, बल्कि अशोक को, कि वो भी कुछ अपना बिजनेस करे
इस चक्कर में इन लोगों ने कुछ लोन लिए, करीब अराउंड 70 लाख हो गए, 70 लाख रुपए। अब इनमें से ज़्यादा बड़ा हिस्सा लोन का था कामना के, जो ब्यूटी पार्लर के नाम पे उसने लिया। अब इस लोन लेने के बाद ही अशोक और कामना की जिंदगी में एक परिवर्तन आया। अशोक को पहली बार अब एहसास हुआ कि कामना का किसी और के साथ अफेयर है, और उसे शक था कि अफेयर किसी और के साथ नहीं, बल्कि जिस बैंक से उसने लोन लिया है उस बैंक का वो जो एजेंट जिसने लोन दिलाने में मदद की, वो अक्सर घर आता था लोन के सिलसिले में कागजात डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए। तो अशोक के मन में ये बैठ गया, कई बार उसने बातें करते हुए देखा, कई बार फ़ोन पे, तो उसे लगा कि कामना और उससे लोन जिस बैंक ने दिया उसके एजेंट के बीच में कुछ है। अब इसी शक की वजह से पति पत्नी में झगड़ा होने लगा। कामना कहती ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अशोक के मन से वहम जाता नहीं। धीरे धीरे वक्त बीता। अब उसके अंदर लगा कि कामना झूठ बोल रही है, जिससे उसने प्यार किया वो उसे धोखा दे रही है। फिर उसने कहा क्या करें, तभी उसके दिमाग में आया क्यों ना कामना का कत्ल कर देते हैं। इसके साथ ही उसके मन में लालच भी आया। उसने कहा कि अगर कामना का कत्ल कर देते हैं तो एक तो बदला पूरा होगा कि उसने उसके साथ बेवफाई की, और दूसरा जो उसने 70 लाख के लोन ले रखे हैं उनमें से करीब 50 लाख के लोन तो कामना के नाम पर है। तो अगर कामना मर गई तो वो लोन तो कोई चुकाएगा नहीं, और वो सारी चीज़ें फिर उसकी हो जाएंगी। तो दोनों चीज़ें उसके दिमाग में घूम रही थी, लेकिन उसने सोचा कि कत्ल कैसे करें। वो पेशेवर क्रिमिनल भी नहीं था, कभी उसने कोई क्राइम नहीं किया, लेकिन नफरत इस कदर हो गई थी उसको अपनी पत्नी से कि वो बस उसको रास्ते से हटाना चाहता था। अब उसने सोचना शुरू किया, बहुत सारी फिल्में देखी, OTT पे सीरीज देखी, क्राइम के शोज देखे, क्राइम के नॉवेल पढ़े, मतलब जितना आइडिया जहाँ से ले सकता था लिया, और आखिरकार उसे एक आइडिया मिला, और उसी आइडिया पे अब उसने काम करना शुरू किया। अब इस आइडिया के तहत कामना का कत्ल करने के लिए या कत्ल करने से पहले उसे एक और काम करना था। एक ऐसा काम कि कामना का जब कत्ल हो जाए तो पुलिस उस कातिल को ढूंढे जो कातिल उससे बहुत दूर हो। उसने पूरी स्क्रिप्ट लिखी इस कत्ल की, हर स्टेज पे क्या होगा। जैसे मनी हाइस्ट आई थी, उसमें नेक्स्ट स्टेज में क्या क्या होगा वो प्रोफेसर सब कुछ तैयारी करते थे। सेम ये इस तरह से ये अपने आप को एक प्रोफेसर के तौर पे ही मान के चल रहा था। तो उसने पूरी तैयारी की। अब इस तैयारी के दौरान ही अचानक एक कैरेक्टर उसके दिमाग में जो आया, जो पहला चेहरा सामने आया, उसका अपना कजन, अपने बुआ का बेटा अजय। उसने कहा कि अजय तो अपने घर से निकाला हुआ है, माँ बाप उसकी खबर नहीं लेते, कोई और पूछता नहीं, क्योंकि उसके ऊपर एक माथे पर कातिल होने का ठप्पा लगा हुआ है, नशा भी करता है। तो अगर अजय को कल को कुछ हो जाता तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो उसे अपने इस पूरी प्लानिंग का पहला किरदार, पहला कैरेक्टर अजय में दिखाई दिया। अब इसके बाद वो अजय के लिए पहले ही काफ़ी कर चुका था। उसने अजय से फिर से ज़्यादा मिलना जुलना शुरू किया, लेकिन इस प्लानिंग को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ और करना था। इधर कामना से उसके रिश्ते अच्छे नहीं थे। इसी दौरान में उसे अब अजय को अपने घर भी लाना ज़रूरी था, क्योंकि ये उसकी साजिश का एक हिस्सा था। तो एक रोज़ वो अजय के पास जाता है और अशोक कहता है कि तो एक काम कर, अब हमारी शादी हो गई तो यहाँ कहाँ खाने पीने का कुछ ख्याल नहीं है, कुछ दिन मेरे साथ मेरे घर पर रहे। तो देहरादून में अजय को अपने साथ अपने घर पर ले आता है और कामना से कहता है कि अब वो यहीं रहेगा। इधर कामना और अशोक के बीच के रिश्ते वैसे ही खराब हैं, क्योंकि अशोक के मन में वहम है कि इसका कामना का कुछ अफेयर है। पति पत्नी में अक्सर झगड़ा होता है, लेकिन रहते दोनों एक ही छत के नीचे एक साथ, क्योंकि एक बेटी थी। तो वो अजय को ले आया। अजय के आने से कामना को गुस्सा आया कि आप अपने कज़न को यहाँ ले आए, इसके ऊपर ये इल्ज़ाम है। कोई भी फैमिली जिसके ऊपर एक दाग लगता है तो थोड़ा उससे दूर होती है। तो उसको लेके फिर इन दोनों में बहस हुई। अशोक ने कहा नहीं, ये तो यहीं रहेगा, और काफ़ी दिन तक रहा। लेकिन जब साजिश के अगले फेज को पूरा करना था, उससे पहले प्लानिंग के तहत उसने अजय को एक दिन पहले कहा कि अब तू चला जा, बीवी गुस्सा करती है, तू वापस वहीं रह, बाकी मैं तेरी देखभाल करूंगा। अब अजय चला गया और उसने अजय को भेजा 28 अगस्त नहीं बल्कि अगस्त के पहले हफ्ते में अजय को घर से भेज दिया। अब अजय चला गया उसी अपने घर पे। अब ये अगस्त 2019, अगस्त का महीना और 2019 का साल है, और अगस्त का दूसरा हफ्ता है। इत्तेफाक से इसी दूसरे हफ्ते में अशोक का बर्थडे पड़ता था, और ये सब कुछ उसने प्लानिंग स्क्रिप्टेड है। अब उसके बर्थडे की तारीख आई
उसने अजय से कहा कि आज मेरा बर्थडे है तो हम लोग पार्टी करते हैं। उसने अपने 3 और दोस्तों को बुलाया, अशोक ने, और कहा आज बर्थडे की पार्टी है। तो 3 दोस्त अशोक और अजय 5 लोग बैठकर अब एक पार्टी कर रहे हैं। पार्टी करते करते रात में अशोक कहता है अजय से कि तू बहुत इधर उधर भटक लिया, मुझे बुरा लग रहा है, मेरी बीवी ने घर से तुझे बाहर कर दिया, तू यहाँ रहता है, मैंने तेरे लिए एक नौकरी ढूंढी है और मैंने बात कर ली है, राजस्थान में वो नौकरी है, सीकर में। तो सारी बात हो गई, तू चला जा और 2 दिन बाद तू नौकरी ज्वाइन कर ले, सैलरी वैलरी सब मैंने कर ली, अच्छा है, और तुझे पसंद नहीं आया तो मुझे बताना, फिर वापस बुला लूँगा। इधर अजय भी कई बार नौकरी तलाश रहा था, लेकिन उसके पुराने पाप को देखते हुए कोई नौकरी दे नहीं रहा था, क्योंकि एक तो बेल आउट था। तो बहुत खुश हुआ कि चलो उसका कज़न उसके बारे में इतना सोच रहा है। तो उसने कहा काम कर, तू आज ही रात पार्टी ख़त्म करते हैं और तू राजस्थान के लिए निकल ले, और ये हमारे दोस्त हैं, ये भी राजस्थान की तरफ जा रहे हैं, तो ये तुझे ड्रॉप कर देंगे। अजय को और क्या चाहिए। अब अजय गाड़ी में बैठता है अशोक के 3 दोस्तों के साथ, गाड़ी चल पड़ती है देहरादून से, और ये गाड़ी पहुंचती है फिर सीकर। सीकर जाने के दौरान में रास्ते में 3 दोस्त, चूंकि अजय को काफ़ी पिलाया गया था बर्थडे पार्टी के नाम पे, उसका गला घोटते हैं, उसे पहले मारते पीटते हैं, फिर गला घोट देते हैं, उसके ड्रिंक में भी कुछ नशीली चीज़ मिला दी थी। गला घोटने के बाद जब उसकी मौत हो जाती है तो फिर सीकर के एक हाईवे के किनारे गाड़ी रोक कर उसकी लाश को फेंक देते हैं। उसके पास कोई भी ऐसी निशानी नहीं छोड़ते जिससे उसकी शिनाख्त हो सके, और फिर लोग निकल लेते हैं। लौट कर आने के बाद वो अशोक को सारी बात बता देते हैं कि काम हो गया। अब अशोक का पहला फेज पूरा हो गया था स्क्रिप्ट के हिसाब से। असल में उसकी स्क्रिप्ट ही यही थी कि कत्ल करने से पहले जो असली कत्ल करना है, उस कत्ल के कातिल को मार देना है। मतलब कहानी देखिए कैसी उसने सोची है कि उसे कत्ल करना है, पुलिस को उस कातिल तक पहुंचाना है, लेकिन उस कातिल का कत्ल होने से पहले हो जाना है। पहला फेज क्लियर हो गया। अब इसके बाद आती है 29 अगस्त 2019 की तारीख। जैसे ही पता चला कि अजय का काम हो गया, अब रात 11:30 बजे अचानक देहरादून की एक कॉलोनी से पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन जाता है कि एक घर में शूट आउट हुआ है। पुलिस की टीम पहुंचती है, जाती है तो देखती है कि बेड पर एक महिला पड़ी, उसके सर में गोली लगी, उसकी मौत हो चुकी है, उसके बराबर में एक बच्ची लेटी हुई है। वो महिला कामना थी, उसके सर में गोली मारी गई। पुलिस फौरन देखती है दूसरे कमरे में अशोक, उसके पेट के करीब से गोली निकल चुकी थी, बट ऐसी नहीं लगी थी कि जान को खतरा हो, लेकिन गोली उसे भी लगी थी। पुलिस तफ्तीश शुरू करती है, पूछताछ होता है। कामना तो मर चुकी, बच्ची गवाही दे नहीं सकती, ले दे के विटनेस एक ही अशोक कहानी सुनाता है। वो कहता है कि रात 11:30 बजे का वक्त था, हम लोग खाना खाकर लगभग सोने जा रहे थे, तभी मेरा कज़न अजय घर में आ गया, और वो इस बात पे गुस्से में था कि मेरी बीवी ने उसे घर से निकाल दिया था। वो यहीं रह रहा था, और अभी कुछ दिन पहले मेरी बीवी को पसंद नहीं था कि उसके ऊपर एक कत्ल का इल्ज़ाम हो, वो यहाँ रहे, तो उसने उसको बेइज्जत करके निकाल दिया। तो वो आया था बेइज्जती का बदला लेने के लिए। उसने कहा कि भाभी तुमने मुझे क्यों निकाला, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और उसने गोली चला दी। मैं तब तक किचन में था, मैं सुनकर गोली की आवाज़ बाहर आया, तब तक उसने दूसरी गोली चलाई, मैं झुका, गोली लगी, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। ये बयान दे दिया। अब पुलिस ने इस बयान की तफ्तीश शुरू की। चूंकि एक शख्स को गोली लगी, अब अशोक हॉस्पिटल में एडमिट है, पत्नी का कत्ल हो चुका है, पूरा मोहल्ला अफसोस कर रहा है। फिर इनकी प्रेम कहानी सामने आई। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो फिर पता चला कि हाँ, यहाँ काफ़ी वक्त से अजय साथ रह रहा था। फिर ये भी पता चला कामना के घर वालों से कि कामना को ये बुरा लगता था कि अजय उसके घर में क्यों रह रहा है, उसके ऊपर एक कत्ल का इल्ज़ाम है, और अशोक को ये शक था कि इसका किसी एजेंट से अफेयर है। तो पुलिस को सारी चीज़ें में लगा कि कहानी बिल्कुल सही है। अब पुलिस की नज़र में भी अजय ही कातिल था कामना का, और अजय ने ही अशोक पे गोली चलाई। अब देहरादून पुलिस अजय की तलाश शुरू कर देती है, लेकिन जहाँ जहाँ नाकामी हाथ लगे अजय का कोई सुराग ही नहीं। पता चला जब से घर से निकाला है उसके बाद से अजय का कोई पता नहीं। कई हफ्ते बीत गए, पुलिस को समझ ही में नहीं आ रहा कि वो अचानक गायब कहाँ हुआ। मोबाइल भी यूज़ करता, वो भी स्विच ऑफ है। फिर धीरे धीरे पुलिस को एहसास हुआ कि इस घर के अंदर ही कुछ सच छुपा हुआ है, और शायद वो अजय को गलत ढूंढ रहे हैं, उन्हें भटकाया जा रहा है, कुछ और दिखाया जा रहा है। अब पुलिस वालों का दिमाग चला तो उन्होंने कहा कि चलो एक काम करते हैं, तफ्तीश शुरू करते हैं असली वाली। तो सबसे पहले उन्हें डाउट था कि उसने भाभी को मारा, और ये उस वक्त रात 11:30 का टाइम बता रहा। रात 11:30 बजे वो किचन में क्या करने गया था,
क्योंकि उसने बताया था खाना वाना पहले ही खा चुके थे। तो पुलिस ने अब बड़ी खामोशी से अशोक के मोबाइल को सर्विलांस पे लगाया और उसके कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाले। जब कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाले तो पुलिस ने देखा कि हाँ, अजय से भी उसकी बात होती थी और भी लोगों से होती थी, लेकिन उसने देखा कि जिस रात ये कत्ल हुआ और जिस दिन अजय को निकाला गया, उस दिन 3 और ऐसे नंबर थे जिससे अशोक बहुत सारी बातें कर रहा था। अब पुलिस ने उन तीनों नंबरों को जब चेक किया तो वो 3 नाम आए। जब 3 नाम आए और बहुत ज़्यादा कॉल थे, इधर अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी थी अशोक को। पुलिस ने अब पूछा कि ये बताइए कि आप जिस दिन ये 29 अगस्त 2019 जब कामना का कत्ल हुआ और उससे पहले जिस दिन आपका बर्थडे था, उस दिन 3 नंबर ऐसे हैं जिस पे आपने बहुत बार बातचीत की और उधर से भी कॉल आया, ये तीनों कौन है? क्योंकि नॉर्मल डे में इन तीनों से आपकी इतनी बात नहीं होती। तो अशोक ने कहा कि ये तीनों उसके स्कूल के फ्रेंड हैं और बचपन से साथ हैं, एक ही स्कूल में पढ़े थे और इसलिए बातचीत हुई। पुलिस को लगा कि ये सही कह रहा है, लेकिन फिर पुलिस ने नोटिस किया कि जब कामना का कत्ल हुआ, उस कत्ल के बाद से इन तीनों का एक भी कॉल नहीं आया। तो ये कैसे स्कूल के दोस्त हैं जिसके अपने दोस्त की वाइफ का मर्डर हो गया, पूरी दुनिया पूछ रही है, उसके रिश्तेदार आ रहे हैं, सारे लोग आ रहे हैं, ये ना आए मिलने के लिए, ना उसे सांत्वना देने के लिए और ना ही कॉल करके उसको अफसोस जताया। तो ये कैसे दोस्त हैं? यहां से पुलिस का शक अशोक पे गहरा है। इसके बाद पुलिस ने अब सीधे उन 3 नंबरों को सर्विलांस पे लगाया। उन 3 में से 2 दोस्तों को उठाया। दोनों को उठाकर उन्होंने उसके साथ खेल खेला कि तुम्हारा भांडा फोड़ गया। अशोक ने सब सच बता दिया। वो गलतफहमी में थे, उन्होंने फौरन मुंह खोल दिया। उन्होंने कहा साहब हमने कुछ नहीं किया, जो भी किया अशोक ने किया, उसने हमें कहा था अजय का कत्ल करने के लिए। अब पुलिस फिर से देहरादून वाली शॉक्ड कि वो कामना के मर्डर के पूछताछ करने के लिए आए। वो कह रहा हमने कुछ नहीं किया, अजय का मर्डर उसने किया। तो उसने कहा अजय कौन? तो उसने कहा वही जिसका FIR में नाम है, कामना के कातिल के तौर पर। तो बोला कातिल के तौर पर मतलब वो कहाँ है? पता चला कि वो तो कामना के मर्डर से पहले ही उसका मर्डर हो चुका है। अब तीसरे दोस्त को फिर ढूंढा गया, तीसरा दोस्त भी मिल गया। और जब तीनों के बयान आए तो फिर अशोक के सामने बिठाया गया। फिर अशोक भी बैठ गया और फिर अशोक ने कहानी सुनाई। कहानी वही जो आपको शुरू में सुनाई कि वो एक परफेक्ट मर्डर करना चाहता था अपनी बीवी का सिर्फ शक की वजह से। और इस मर्डर को करने से पहले वो ये इंश्योर होना चाहता था कि पुलिस को वो उस कातिल तक पहुंचाए जो कातिल इस दुनिया में है ही नहीं, क्योंकि मुर्दा कभी बोलेगा नहीं और सच कभी सामने आएगा नहीं। तो एक कत्ल से पहले उसे एक और कत्ल करना था, उस तथाकथित कातिल का कत्ल, और इसके लिए उसने अजय को चुना। तो करना था कत्ल बीवी का, लेकिन उस कत्ल को छुपाने के लिए उसने एक और कत्ल किया था। और फिर कत्ल के बाद लाश कहीं और फेंका। 10 महीने तक वो गुमनाम रहा। और जब ये खुलासा हुआ 3 दोस्त और अशोक के बाद, तभी देहरादून की पुलिस सीकर पहुंची थी उस थाने में, क्योंकि सीकर के पास हाईवे में उन्होंने लाश फेंकने की बात कबूल की थी। तो उस हाईवे का जो थाना लगता था, उस थाने का नाम इन्हें पता था। और देहरादून पुलिस उस थाने में पहुंचकर उस अजय की तलाश करती है। और तब कहानी सामने आती कि वो तीनों सच कह रहे थे। अजय को तो 10 महीने पहले ही मार डाला था। सोचिए कत्ल करने के लिए कातिल क्या क्या सोचता है। फिलहाल ये सभी जेल में हैं। ट्रायल अभी चालू है, मुकदमे का फैसला अभी आया नहीं, कभी आएगा तो अपडेट जरूर दूंगा। तो कहानी में आज इतना ही, लेकिन कहानी खत्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज परिधि, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे परिधि। और ये भेजा है पीके ने। इसके अलावा शिवानिया चंद्राकर उर्फ मिस्टी, इनका भी आज बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे शिवानिया उर्फ मिस्टी। और ये नैना चंद्राकर एंड टिकेंद्र चंद्राकर जी की बेटियां हैं। साथ ही अनिल कुमार, इनका भी आज बर्थडे, हैप्पी बर्थडे अनिल। और ये भेजा है लक्ष्मी ने। इसके अलावा साहिल, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे साहिल। और ये भेजा अनुभव सिंह ने। तो कहानी में आज इतना ही है। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।